नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 7 इंटीग्रेशन समाकलन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है 12th का। और इस वीडियो में हम केवल बेसिक देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का और एक्सरसाइज 7.1 कवर करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों का बोर्ड एग्जाम नज़दीक है ना, इसके कारण हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य इतना है कि आप इसका रिवीजन कर सकें। तो रिवीजन पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, वो भी क्विक रिवीजन। ठीक है, कि जल्द से जल्द हम पूरा इंटीग्रेशन खत्म कर दें। तो बस आज हम बेसिक पे ध्यान देंगे। चलिए अब हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर समाकलन कहते किसे। ठीक है, आप इस मुद्दा को समझिए। वे सभी फलन जिनसे हमें एक फलन उनके अवकलज के रूप में प्राप्त हो, इस फलन के प्रति अवकलज कहलाते हैं। इस शब्द को देखिए, प्रति अवकलज क्या है, किसे बोल रहे हैं हम प्रति अवकलज। यहां ध्यान दीजिए, सभी फलन, वे सभी फलन, ठीक है, मतलब बहुत सारा फलन है, उस फलन से हम एक और फलन निकाल रहे हैं और वो फलन हमें कैसे मिलेगा, अवकलज करके, डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, कोई भी एक हम फलन लेंगे, ठीक है, बहुत सारा फलन है, ठीक है, तो हम एक फलन लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो जो डिफरेंशिएशन आएगा वो भी क्या होगा, एक फलन ही होगा। ठीक है, तो हम ये फलन लिए, उसका डिफरेंशिएशन निकाले, अवकलज निकाले, तो जो अवकलज आया है वो भी क्या आया, एक फलन आया। हाँ कि ना। तो वो जो फलन आया है, तो हमें इस फलन से एक फलन मिला है और वो फलन क्या है, इस फलन का अवकलज, इस फलन का अवकलज। ठीक है, तो इसलिए हम प्रति अवकलज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रति अवकलज बोलेंगे इस फलन को। ठीक है, यानी इस फलन को आप एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि हम एक फलन लिए x³ प्लस x पे पावर 4। अब इसका हम डिफरेंशिएशन निकाले तो क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 4x³। डिफरेंशिएशन याद कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब आप ध्यान से समझिए, यहां पे प्रति अवकलज कौन कहलाएगा, तो प्रति अवकलज ये कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या बोले, वो फलन, ठीक है, वो सभी फलन, तो उस सभी फलन में आप इसको रखिए। इसका हम जब अवकलज किए तो हमें एक फलन मिला, ये फलन किस रूप में मिला, इसका अवकलज के रूप में मिला। तो ये जो फलन है, इस फलन का प्रति अवकलज कहलाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं। और वह सूत्र जिससे सभी प्रति अवकलज प्राप्त होते हैं, वही फलन का अनिश्चित समाकलन कहलाता है। यानी कि हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे और जिससे हमें ये प्रति अवकलज मिलेगा, उसी को हम लोग अनिश्चित समाकलन बोलेंगे, उसी को हम लोग अनिश्चित समाकलन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये दिया रहेगा और ये निकालना रहेगा। ये क्या है, यानी कि हमें एक फलन दिया रहेगा और वो फलन किसी एक फलन का क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन रहेगा, और हमसे पूछेगा कि ये फलन आखिर किसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, उसी को हम प्रति अवकलज बोलेंगे। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसा फलन दिया रहेगा जो किसी एक फलन का डिफरेंशिएशन होगा और हमसे पूछेगा कि आखिर ये किसका डिफरेंशिएशन करके आया है, तो हमें वो फलन ज्ञात करना है जिसका डिफरेंशिएशन करके ये आया होगा। समझ रहे हैं, यानी कि ये फलन था, ये आपके पास दिया है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप खुद समझिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन करके आया है, इसका डिफरेंशिएशन करके आया, तो ये आपको दिया नहीं रहेगा, सिर्फ ये दिया रहेगा और ये ज्ञात करना है। तो इस फलन का ये प्रति अवकलज कहला रहा है। क्यों, क्योंकि ये फलन इस फलन का अवकलज करके आया है। ठीक है, यही मुद्दा एनसीईआरटी बुक में यहां बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं। समाकलन गणित का विकास इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। ठीक है, पहला, यदि एक फलन का अवकलज ज्ञात हो तो उस फलन को ज्ञात करने के लिए, है ना, यानी कि एक फलन है, उसका अवकलज आपको मालूम है, ये फलन नहीं मालूम है। तो अगर अवकलज मालूम होगा तो हम इस फलन को कैसे निकाल पाएंगे, इसलिए हम इस समाकलन गणित का विकास किए थे। यानी दूसरा, निश्चित प्रतिबंधों, यानी कि निश्चित शर्तों के अंतर्गत, यानी एक निश्चित शर्त होगा
और उस निश्चित शर्त में फलन के आलेख से घिरे क्षेत्र का हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी समाकलन गणित का विकास किए हैं। ठीक है, तो ऊपर में ये जो दोनों समस्या दिया गया है, ये दोनों जो समस्या था, यही हमें समाकलन के दो रूप को बतलाता है, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन, और इसी दोनों को अगर हम शामिल कर ले तो वो समाकलन गणित कहलाता है। यानी कि समाकलन गणित हमारा दो भाग हो गया, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे वही बात बोल रहा है जो अभी हम आपको बताए हैं कि भाई किसी फलन का अवकलन आपको ज्ञात करने के स्थान पर अब अवकलज दिया रहेगा और आपको वो वास्तविक फलन निकालना रहेगा। ठीक है, वही बात, मतलब कि आपको किसी का डिफरेंशिएशन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि आखिर ये किसका डिफरेंशिएशन करके आया होगा। समझ रहे हैं, यानी कि किसी का डिफरेंशिएशन करके दे रखा रहेगा और आपसे पूछेगा किसका डिफरेंशिएशन किए हैं, तो ये आया है। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा कि भाई इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आया। ठीक है, आगे देखिए हम कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कि हमने sin x का डिफरेंशिएशन किया तो cos x आया, जब x³ का डिफरेंशिएशन किया तो x² आया। ठीक है, याद कीजिए इसका डिफरेंशिएशन क्या रूल के हिसाब से होगा, जो अचर है वो बाहर चला जाएगा, 1/3 अचर है बाहर चला गया, और x³ का क्या डिफरेंशिएशन 3x², तो देखिए 3 कट गया तो क्या आया x² आया। फिर e⁻x का डिफरेंशिएशन किया तो e⁻x आया। ठीक है, इसी का नाम 1 2 3 रख दिए। अब देखिए, अब जो एक है यानी कि जो समीकरण एक था उसमें फलन cos x sin x का अवकलज है। अब यहाँ देखिए जो cos x है sin x का अवकलज है, यानी कि इसका हम जब डिफरेंशिएशन किए हैं तो ये हमें मिला है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार तो हम अब यहाँ बोल सकते हैं कि cos x का प्रति अवकलज या समाकलन, ठीक है, यानी कि प्रति अवकलज और समाकलन एक ही चीज है। तो cos x का जो प्रति अवकलज है वो sin x है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए cos x का प्रति अवकलज sin x है, मतलब कि क्या कि cos x हमारे पास दिया है तो cos x किसका डिफरेंशिएशन करके आया, तो sin x का डिफरेंशिएशन करके आया, इसलिए cos x का प्रति अवकलज ये हो गया। तो x² का प्रति अवकलज ये, क्यों? क्योंकि ये किसका डिफरेंशिएशन करके आया, इसका डिफरेंशिएशन करके आया। e⁻x किसका डिफरेंशिएशन करके आया, इसका, यानी कि e⁻x जो है प्रति अवकलज हो गया इस फलन का ये और इस फलन का ये, यही बात यहाँ पे बतला रहा है। अब एक बात और आप समझिए, मान लीजिए कि कोई सी अचर है, किसी भी प्रकार का अचर रहा, उसका भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यही आएगा। यहाँ फिर कोई एक अचर ले लिए, उसका भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यही आएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यही आएगा। सी क्या है, कोई अचर है। ठीक है, यानी कि आप फिर से देखिए कि हम x³ का डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, 3x² आया। हम x³ + 5 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, आप ध्यान से देखिए 3x² ही आएगा और 5 का तो 0 हो जाएगा। हम x³ + 15 का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आएगा, 3x² आएगा। अब ध्यान से समझिए, आपसे सवाल बोलेगा कि 3x² किसका डिफरेंशिएशन करके आया, तो आप देखिए 3x² इसका भी डिफरेंशिएशन करके आया, इसका भी डिफरेंशिएशन करके आया, इसका भी डिफरेंशिएशन करके आया। क्यों? क्योंकि अचर का तो 0 होता है, हाँ कि ना। यानी कि एक जो डिफरेंशिएशन करके आ रहा है वो बहुत अलग अलग फलन का डिफरेंशिएशन करके भी आ रहा है। मतलब कि इसका प्रति अवकलज ये भी हो सकता है, इसका प्रति अवकलज ये भी हो सकता है और इसका प्रति अवकलज ये भी, यानी कि 3x² का बहुत सारा प्रति अवकलज हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रति अवकलज का मतलब हमें एक ऐसा फलन ज्ञात करना है जिसका ये अवकलज हो। बात समझ रहे हैं? तो इसका बहुत सारा अवकलज हो सकता है। ठीक है, आगे समझिए क्या कहा जा रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी फलन था उसका जो प्रति अवकलज है या जो समाकलन है वो अद्वितीय नहीं है। मतलब कि जो प्रति अवकलज है वो केवल एक नहीं है, बहुत सारा प्रति अवकलज है। कैसे? तो जैसे 3x² का प्रति अवकलज क्या हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, यानी बहुत सारा प्रति अवकलज आ सकता है। यानी कि अगर हमसे बोलेगा कि 3x² किसका डिफरेंशिएशन करके आया है तो हम बोलेंगे x³ + c, यानी c की जगह कोई भी अचर होगा, यानी कि हम हमेशा +c लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये c किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये c इस अचर को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अचर हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी अचर हो सकता है तो हो सकता है, ये c को उसको सूचित कर देगा। चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला को समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला हम लोगों का है कि x⁻n का इंटीग्रेशन निकालिए। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया। ठीक है, ये जो है इंटीग्रेशन का साइन हो गया। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि x⁻n का इंटीग्रेशन क्या हो।
मतलब कि हमसे ये पूछ रहा है कि हम किसका डिफरेंशिएशन किए हैं तो x पे पावर n आया। अब खुद देखिए कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x पे पावर n आएगा। यही कारण है कि हम ये हमारा आंसर हो गया। और c किसको रिप्रेजेंट करता है? हमेशा वो अचर को। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? जब भी हमसे सवाल बोले कि x पे पावर n यानी कि 3 ले लेते हैं, आप इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला फॉलो करना है। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला में कह रहा है कि जो पावर है उसमें बस एक जोड़ दीजिए। x पे पावर n था तो हम क्या कर रहे हैं? x की x रहने दे रहे हैं और एक पावर हम जोड़ रहे हैं, यानी n में हम एक जोड़ रहे हैं और जो यहाँ आ रहा है वही चीज हम हर के रूप में डाल रहे हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा? x पे पावर 4। क्यों? क्योंकि x था, x रहने देंगे, जो पावर था उसमें एक जोड़ देंगे और जो यहाँ आएगा वही हर के रूप में आएगा और प्लस c। और ये c किसको डिनोट कर रहा है भैया? अचर को। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये हमारा बेसिक हो गया। और हमेशा याद रखना है कि कभी भी n की जगह -1 नहीं रहेगा। बाकी माइनस में कोई भी संख्या रह सकता है, बटे में संख्या रह सकता है, ठीक है, लेकिन -1 नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमसे बोले कि x पे पावर 5 का आप क्या निकालो, इंटीग्रेशन निकालो, तो हम क्या करेंगे? x रहने देंगे और एक पावर जोड़ देंगे, तो 6 और उसी को हर के रूप में लगा के प्लस c लगा देंगे। समझ रहे हैं? एकदम बेसिक सी बात है ना कि अगर हमसे बोल दे कि x पे पावर 10 का आप इंटीग्रेशन निकालें, तो हम क्या करेंगे? x को x रहने देंगे, एक पावर जोड़ के उसी को हर में करिए और प्लस c। ये हमारा बेसिक हो गया। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, कि कोस x का जब हमें इंटीग्रेशन निकालने बोलेगा तो हम डायरेक्ट साइन x लिखेंगे, साइन x का बोलेगा तो माइनस कोस x, सेक स्क्वायर x का बोलेगा तो टेन x। क्यों? क्योंकि हमसे इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब कि हमसे ये पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन करने पे आया। तो याद कीजिए 10x का डिफरेंशिएशन करते थे तो सेक स्क्वायर x आता था। तो बस इसी का उल्टा फॉर्म अब यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो सारा फॉर्मूला इसको याद कीजिए। एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव 100% आएगा इतना में से। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला है, बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? उसी का उल्टा आपको बताया जा रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन किए हैं तो ये आया है, इसलिए ये प्रति अवकलज इधर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यही बात इसमें बतलाया जा रहा है। सारा फॉर्मूला कि भाई इतना दिखेगा, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है, तो इसका ये हो जाएगा। बस यही हर जगह चलने वाला है। सारा फॉर्मूला याद कीजिए। और 1/x का log x होगा। यही कारण था कि बताया जा रहा था कि कभी x पे पावर -1 पे हम x पे पावर n वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां बतला दिया गया है कि -1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आ गया, मतलब कि आपसे 1/x का इंटीग्रेशन पूछा और 1/x का तो log x होने वाला है। इसीलिए x पे पावर n वाला फॉर्मूला में n की जगह -1 नहीं रहेगा, ऐसा बतलाया जा रहा था। ठीक है, बाकी ये सारा फॉर्मूला ढंग से देखें और इसको सीखें। ठीक है, अब एक छोटा सा मुद्दा इसको समझिए कि जब भी दो फलन दिया रहे प्लस के रूप में और बोले कि उसका इंटीग्रेशन निकालो, तो आप क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। यानी कि आप एग्जाम्पल समझना चाहें तो मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है x³ प्लस x स्क्वायर। अब बोला इसका इंटीग्रेशन निकालें, तो सिंपली आप दोनों को अलग कर दीजिए। x³ का अलग इंटीग्रेशन और x स्क्वायर का अलग, और फिर यहाँ वही फॉर्मूला लगाइए। क्या हो जाएगा? पावर एक जुट गया, नीचे में हर आ गया, और फिर इधर भी पावर जुट गया और नीचे में हर आ गया, और बस लास्ट में आप सी लगा दें। और ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अचर को। एक अगला मुद्दा समझिए कि कोई वास्तविक संख्या अगर के लगा रहेगा किसी भी फलन के साथ, तो उस वास्तविक संख्या को बाहर निकाल दीजिए और उस फलन का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है। आप एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि आपको बोल दिया 5x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालो, तो आप क्या करेंगे? इस 5 को बाहर कर दीजिए और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंशिएशन में हुआ करता था। तो 5 ऐसे हो गया और इसका इंटीग्रेशन और प्लस c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए, एक पावर जुट गया और वही चीज नीचे में आ गया। इसी को व्यवस्थित करके लिखना चाहते हैं तो 5/3 x³ आप लिख लीजिए। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। एक बात हम और याद रखेंगे, जब भी हमें एक का इंटीग्रेशन बोले तो वो हमेशा x होगा, याद रखना। ठीक है, यानी कि
यहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आप समझ जाना है कि 1 लिखा हुआ है। तो जब भी हमें सिर्फ ऐसा लिखा रहे और बोले उसका इंटीग्रेशन निकालो तो आप वहाँ पे x लगाइएगा और c तो हमें लगाना ही लगाना है। यानी कि अगर आपसे बोल दे 4 का क्या निकालो, इंटीग्रेशन निकालो, तो ये 4 बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि अचर को बाहर कर देना है और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, सिर्फ dx बचा। तो इसका इंटीग्रेशन 4x प्लस सी। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 तो था ही और 1 का x हो गया, इसलिए 4x प्लस सी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि याद कीजिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता था। तो हमसे अब क्या पूछ रहा है कि 1 किसका डिफरेंशिएशन है? तो x का डिफरेंशिएशन है, हाँ कि ना। चलिए अब हम कुछ सवाल को देखते हैं। ठीक है, बुक का ही एग्जाम्पल 2 है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, पहला सवाल को हम कैसे बनाएं। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला सवाल में क्या है ना, u बटा v का फॉर्म है और इंटीग्रेशन में अभी u बटा v वाला कोई फंडा नहीं आएगा क्योंकि अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हर हाल में ये हर जो है हट जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला फंडा क्या है कि हम इस एक्स स्क्वायर को दोनों के साथ लगा सकते हैं, हाँ कि ना। तो हम लिखते हैं एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर घटाओ 1 बटा एक्स स्क्वायर। ऐसा हो सकता है, आप जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे भाग कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा कट के, और घटाओ इसे क्या करते हैं, ऊपर भेज लेते हैं। ठीक है, ऊपर गया तो पावर माइनस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना क्या हुआ, यहाँ पावर 1 था उसमें 1 जुट गया पावर और वही चीज नीचे लिखा गया। घटाव है तो घटाव का साइन दीजिए, x है x लिखिए। अब क्या, -2 और इसमें पावर 1 जुटेगा और वही चीज नीचे आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, और जैसे ही इंटीग्रेशन हो प्लस सी जरूर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर बटा 2, ये कितना हो रहा है x और पावर -1 और ये भी -1। ठीक है, और प्लस सी, तो ये माइनस माइनस क्या प्लस, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 बटा एक्स सीधा लगा ले, है ना, क्योंकि x पे पावर -1 का मतलब क्या, 1 बटा एक्स। और हमेशा प्लस सी देना नहीं भूलेंगे, प्लस सी देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं, इसको कैसे डील करना है। बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं कीजिए, इस पे अलग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और इस पे अलग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x जो पावर है उसमें 1 जोड़ दिए और वही चीज नीचे भी लिख दीजिए, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हम बोले x होता है, और जैसे ही इंटीग्रेशन हुआ प्लस सी लगा लेंगे। इसको सोल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा x, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ रहा है 5/3, और ये सोल्व होगा तो कितना आ जाएगा 5/3, हाँ कि ना। इसे बस जोड़ दिया जा रहा है x और c। अब ये जो है ना, इसे व्यवस्थित करके उल्टा करके लिख दीजिए, 5/3 है तो 3/5 हो जाएगा, x 5/3 प्लस x प्लस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या करना है, तीनों पे अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो इस पे जब फॉर्मूला लगाइएगा तो x 2/3 प्लस 1 और यही चीज नीचे। ठीक है, जो पावर दिया है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 बाहर ही रह जाएगा और e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, और 1/x का क्या होता है log x। इसे आप क्या करें, याद करें, और जैसे इंटीग्रेशन निकले प्लस c। ठीक है, आप इसे सोल्व कीजिएगा तो इसे जब जोड़िएगा तो फिर कितना आ रहा है, इसे जोड़ने पे ये फिर से वही आएगा जो पीछे आया था, कितना 5/2 और 2 e पे पावर x घटाओ log x प्लस c, और याद रखिए ये 5/2 क्या होगा, उल्टा होकर आगे लिखा जाएगा 2/5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, बेहद ही आसान सवाल। ठीक है, बस इसमें क्या करिए, फॉर्मूला लगाइए। साइन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो माइनस कोस एक्स। फॉर्मूला याद कीजिए, लिख दीजिए, कोस एक्स का क्या होता है प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से पहला सवाल बन गया। दूसरा सवाल में हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, जब भी गुणा के रूप में दिया रहे, तो गुणा के रूप में जब दिया रहेगा दो फलन, तो उसका तो अभी हम कुछ नहीं पढ़े हैं बेसिक।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा उसे गुना कर देंगे। ठीक है, जब भी u बटा v के रूप में यानी कि भाग के रूप में दो चीज दिया है उसे हम पहले भाग करेंगे फिर ही इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिलहाल अभी। और जब भी गुना के रूप में दिया है तो सबसे पहले हम हमेशा उसको गुना करेंगे, बेसिक यही कहता है। तो अभी हम u बटा v और u इंटू v का जब भी फॉर्म देखेंगे, बेसिक है, स्टार्टिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो उसे भाग कर देंगे या तो उसे गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि भाग के फॉर्म में है तो भाग करेंगे, गुना के फॉर्म में है तो गुना करेंगे। यहाँ गुना का फॉर्म है, पहले गुना कीजिए, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स और कोट एक्स, यानी कि अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। जैसे ही ये प्लस के रूप में आ जाए हम इस पे काम करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोट एक्स। ठीक है, यानी कि माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, और प्लस है तो प्लस, और कोसेक एक्स और कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स लिखिए और जैसे ही इंटीग्रेशन हो प्लस सी लगाइए। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। चलिए तीसरा सवाल पे आते हैं। फिर हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये भाग के फॉर्म में, और भाग के फॉर्म में है तो सबसे पहले से हम क्या करेंगे, अंश के रूप में लाएंगे और सारा चीज को प्लस और माइनस के रूप में व्यवस्थित करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल इस कोसेक स्क्वायर एक्स को दोनों के साथ लिख दीजिए। तो 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स घटाओ साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं इसी चीज को। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, आप जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, चूंकि अलग अलग इंटीग्रेशन होगा दोनों का, तो ठीक है अलग कर दिए। अब साइन और ये कोस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एगो साइन और एगो नीचे में कोस, क्या हो जाएगा 10x। और याद कीजिए यहाँ दो कोस था तो वो कोस बचा, उसे जैसे हम ऊपर भेजेंगे वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, फॉर्मूला है 10x की सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, माइनस है तो माइनस 10x, और सेक एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स। याद कीजिए इसको। ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और जैसे ही इंटीग्रेशन निकला प्लस सी लगाइए और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक सा एक्सरसाइज है। अगर आप इस एक्सरसाइज को ढंग से बना लिए, समझ लिए, मतलब कि आपका बेसिक क्लियर हो गया। अगर बेसिक क्लियर हो गया तो पूरा इंटीग्रेशन आपके लिए आसान होने वाला है। ठीक है, यानी कि बेसिक क्लियर कर लीजिए पहला, और दूसरा सारा फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला याद रहा और सारा बेसिक क्लियर रहा तो पूरा इंटीग्रेशन आपके लिए एकदम आसान होने वाला है। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि बेसिक पढ़ चुके हैं, हम लोगों को क्या करना है, अगर प्लस में 2 दिया गया है फलन और उसका बोला इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 अचर है वो बाहर हो जाएगा, और ई पे जो पावर है वही सेम टू सेम रह जाएगा। ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर 3x का भी इंटीग्रेशन ई पे पावर 3x होगा। और हमें एक चीज नया करना पड़ेगा, चूंकि रहता क्या है, x है क्या 3x, है ना। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ई पे पावर x। यहाँ तो ई पे पावर 3x दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3x का डिफ्रेंसिएशन, ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे अलग अगर कोई भी चीज लिखा रहे तो उसका हम डिफ्रेंसिएशन नीचे हर में लगाएंगे। तो 3x का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, 3, इसलिए 3 नीचे आया। ठीक है, ये 3 नीचे क्यों आया, क्योंकि हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्मूला में x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3x है, तो जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसका हम डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, हम जोड़ देकर बोल रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन जो है हर के रूप में लिखाएगा। यानी कि 4 e पे पावर 3x का फाइनल इंटीग्रेशन हो गया 4/3 e पे पावर 3x। अब प्लस है तो प्लस लगाइए, और एक का क्या होता है इंटीग्रेशन, x, और जैसे इंटीग्रेशन हुआ प्लस सी हम लगाएंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या है, ध्यान से देखिए, गुना के रूप में दिया है।
और बेसिक हम लोगों का ये बोलता है इंटीग्रेशन का कि जब भी गुना के रूप में दिया रहे पहले इसे गुना कर दे। तो इसे हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा गुना करने पे। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकाल देना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बटा 3 है ना, जो पावर है उसको जोड़ दीजिए और बटे भी वही पावर जो जुट के आया वो नीचे लिखा जाएगा, घटाओ 1 का एक्स, और जैसे ही इंटीग्रेशन हुआ प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या होना है, जो अचर है वो बाहर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बटा 3, फिर अचर बाहर और एक्स का क्या, एक्स स्क्वायर बटा 2, और कोई अचर है, सिर्फ अचर है तो सी और एक्स। याद रखना है कि कोई भी अचर रहेगा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वही अचर और उसके साथ एक्स जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि रूल क्या है कि हम किसी भी अचर का अगर स्पेशली इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो अचर तो बाहर हो जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर बचेगा सिर्फ यहाँ एक, और एक का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है, तो ये सी एक्स, और ये सी क्यों, क्योंकि जैसे इंटीग्रेशन हुआ हमें सी लगाना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एकदम आसान सा सवाल है। दो बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या, एक्स क्यूब, वही नीचे, और ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, और सी की सी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या है, गुना के रूप में। तो जैसे ही गुना के रूप में रहे हम सबसे पहले गुना करेंगे। ठीक है, तो जब हम गुना करेंगे यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटा रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एक्स, ये 1 बटा एक्स, और यहाँ रूट एक्स कट गया -2, यानी कि ये इतना ना लिखकर हम इतना लिख सकते हैं, और इतना का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या, एक्स स्क्वायर बटा 2, 1 बटा एक्स का क्या, सीधा फॉर्मूला log x, और अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि कोई भी अचर का इंटीग्रेशन मतलब कि वो अचर और उसके साथ x आएगा, और जैसे इंटीग्रेशन हो प्लस सी लगाइए। ठीक है, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या है, भाग के रूप में, और जब भी भाग के रूप में रहे तो हम भाग कर देंगे, और भाग करने के लिए क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को सबके साथ लेके चल जाना है, यानी कि एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर -4 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबको हम अलग कर लिए। ठीक है, अब इसको इससे भाग कीजिएगा एक्स, इसको इससे भाग कीजिएगा, कट गया सिर्फ 5, और इसको ऊपर भेज लीजिए यानी -2। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जब भी भाग के फॉर्म में दिया रहे हम भाग करेंगे, और सबको केवल अंश के रूप में हमें छोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये तो अंश के रूप में हो ही गया कट के, अब ये नहीं हो पा रहा था तो बस ऊपर भेज दिए और पावर को माइनस में कर दिए। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, तो एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा 2, 5 का क्या होगा, 5x, अचर का है तो अचर को लिख दीजिए और उसके साथ x लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि आप x के सापेक्ष कर रहे हैं, और माइनस की माइनस, 4 की 4, अब -2 में 1 जोड़ दीजिए, यही चीज नीचे लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। और जैसे इंटीग्रेशन और प्लस सी जरूर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिर भागा के रूप में तो हम लोग क्या करेंगे, x पे पावर 3 बटा रूट एक्स, मतलब कि अलग अलग पहले हम सबको कर लेते हैं रूट एक्स के साथ। अब क्या करेंगे, घटा दीजिए। कैसे घटेगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पावर क्या है, 1/2 पावर है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है, यानी कि 3 घटाओ 1/2। ठीक है, जब भी बेस सेम होता है तो भागा में क्या होता है, पावर घट जाता है। ठीक है, देखिए ना, अगर यहाँ एक्स क्यूब रहे और यहाँ एक्स स्क्वायर रहे तो आप काट के इसे एक्स लिखते हैं, मतलब क्या हुआ, एक्स अगर दोनों जगह है तो बस दोनों का पावर क्या हुआ, घट गया आपस में। ठीक है, तो यहाँ 3 2 घट के 1 हो गया, यहाँ पे पावर 1/2 है तो वही इसमें घटेगा। ठीक है, तो ये ऊपर चला गया। ठीक उसी प्रकार x है, इस पे पावर 1 है, इसमें फिर 1/2 घटाएंगे, ये घट रहा है, और यहाँ पे नहीं घट सकता इसलिए इसको सीधा ऊपर भेज दीजिए और माइनस में 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, इसी को सोल्व कीजिए और इसी का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमें क्या करना है, इसको अब इससे भाग कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे। जब इसको भाग कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर
प्लस 1। ठीक है, अब ये भाग आपको आना चाहिए खुद से। अब इसका आप क्या करें, इंटीग्रेशन निकाल दें। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो एक्स क्यूब बटा 3 और 1 का x और प्लस c तो हमको लगाना ही है। इस तरह से हमारा ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 फिर गुना के रूप में है, तो सबसे पहले हम गुना करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, 1 घटाओ x गुने क्या है, x पे पावर 1/2। इसको हम गुना करते हैं, तो ये जब इससे गुना होगा तो x पे पावर 1/2 आ जाएगा, और घटाओ जब ये इससे गुना होगा तो x पे पावर 1 प्लस 1/2 पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो x पे पावर 1/2 घटाओ x पे पावर 3/2। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। कैसे, तो जो पावर दिया है उसमें 1 जोड़ दीजिए, उसी चीज को नीचे लगा दीजिए, और यहाँ भी जो पावर दिया है उसमें 1 जोड़ दीजिए और उसी को नीचे लगा दीजिए, और प्लस सी, जैसे इंटीग्रेशन हो प्लस सी। इसको सोल्व कीजिएगा, जो सोल्व होके आएगा वो उल्टा होके इसके आगे लिखाएगा, ये भी जो सोल्व होके आएगा वो इसका उल्टा होके आगे लिखाएगा, और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कीजिए और बना दीजिए। यहाँ x पे पावर 1/2 है। ठीक है, हमको गुना करना है 3x², 2x प्लस 3 से। तो इसको जब इससे गुना कीजिएगा, 3 बाहर चला गया और 2 पावर में 1/2 जुट जाएगा। ठीक उसी प्रकार 1 पावर में 1/2 जुट जाएगा, और ये ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने के बाद आप इसका इंटीग्रेशन से निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है। हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो 2x का क्या होगा, 2 बाहर, x का x²/2। ठीक है, जो कि ये 2 कट भी सकता है। घटाओ 3 बाहर, कोस x का क्या, साइन x। फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि भाई कोस x का साइन x इंटीग्रेशन होता है, और ठीक उसी प्रकार e पे पावर x का e पे पावर x इंटीग्रेशन होता है, और प्लस c। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बिल्कुल आसान और सेम सवाल है। 2 बाहर, x² का क्या हो जाएगा, x³ बटा 3 माइनस 3 बाहर, साइन x का क्या होगा, माइनस कोस x। याद रखना है, साइन x का माइनस कोस x इंटीग्रेशन होता है। 5 बाहर, रूट x का क्या है, x 1/2 पावर है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, और यहाँ भी 1/2 पावर में 1 जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन हुआ, c लगा दीजिए। ठीक है, इसी को व्यवस्थित करके आप लिख सकते हैं 2/3 x³ प्लस माइनस माइनस प्लस 3 कोस x, और इसे जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पे पावर 3/2, और ये भी 3/2, और हम क्या बोले, ये 3/2 उल्टा होके यहाँ 2/3 लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, और ये 3/2 हट जाएगा, और 5 2 गुना होके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया, 2/3 x³ प्लस 3 कोस x प्लस 10/3। ठीक है, ये उल्टा होके गया, और x पे पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल ही आसान सवाल है। जैसे ही गुना के रूप में आपको दिखे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे। तो सेक को जब हम इससे गुना करेंगे तो sec² x हो जाएगा, और sec x और tan x हो जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो sec x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, tan x, और sec x tan x का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, sec x। प्लस c लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ फिर से भागा का फॉर्म हमें दिया है ना, जब भी भाग का फॉर्म दिखे हमें इसे भाग से हटाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग सेक को क्या 1/cos² x लिख सकते हैं, और क्या कोसेक को हम लोग 1/sin² x लिख सकते हैं, हाँ कि ना। तो हम इसे लिख देते हैं। अब क्या होगा, यही चीज जो है हम लोगों का sin² x बटा cos² x हो जाएगा, है ना। साइन जो है ऊपर चला जाएगा। अब यही चीज हम लोगों का, याद कीजिए, क्या हो जाएगा, tan² x हो जाएगा। और जैसे ही tan² x आपको दिखे और उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोले, हमेशा आप उसे सेक में बदल लेंगे, हमेशा। तो tan² x का याद कीजिए क्या फॉर्मूला होता है, sec² x घटाव 1 होता है, और इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। sec² x का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x, और -1 तो माइनस की माइनस, और 1 का क्या होता है, x प्लस c। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी tan² x आपको दिखेगा इंटीग्रेशन में, और बार बार दिखेगा, बहुत बार आपको tan² x दिखेगा, और जब भी tan² x दिखेगा
आप उसका फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1 लगाइएगा और वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और फिर ये भाग के रूप में, इसे भाग से हटाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। जैसे ही आप इसे अलग करेंगे और इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा, हम क्या करेंगे, देखिए 2 की 2 कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, 3 तो 3, साइन बटा कोस क्या हो गया 10, और एक कोस तो नीचे में बचा ही है क्योंकि 2 कोस है, तो एक साइन और कोस 10 हो गया, और एक कोस जो है क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, बड़ा आसान, 2 की 2 सेक का 10x, 3 की 3 और 10 सेक x का क्या होता है, सेक x होता है, प्लस c, क्वेश्चन खत्म। तो इस तरह से पूरा एक्सरसाइज 7.1 आप खुद से ट्राई करें, इसको एकदम कंप्लीट करें। जैसे ही आपका 7.1 क्लियर होगा, मतलब कि आपका पूरा इंटीग्रेशन क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि यही आपका बेस है। ठीक है।